हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम देख रहे हैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया हुआ 14 अगस्त को एक एग्जाम था जो लाइब्रेरियन का था। और महाराष्ट्र के हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये पोस्ट थी। उसी का हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। चूंकि पेपर बाइलिंगुअल है, हिंदी में नहीं है, मराठी और इंग्लिश है। इसका हिंदी करके मैं जो है आपको कल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो अभी हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज मेनली फॉर द वेब सर्वर्स? CSS, HTML, C++, PHP। कौन सी उच्च स्तरीय व्याख्यात्मक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम मुख्य तौर पर सर्वरों के लिए, वेब सर्वर्स के लिए करते हैं? तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ, PHP। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, a library plan to implement a new digital resource sharing service. Which protocol format would be most appropriate to standard bibliographic data exchange between library systems? जब हम डिजिटल संसाधन साझाकरण करने के लिए अपना एक योजना बना रहे हैं, तो दो ग्रंथ सूचियों या दो से ज्यादा, मतलब जो हमारा एक्सचेंज फॉर्मेट होगा आदान प्रदान के लिए, कौन सा प्रोटोकॉल या फॉर्मेट सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? वेब पर संचारित करने के लिए HTTP का उपयोग करना, ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी को एनकोड करने के लिए मार्क फॉर्मेट लेना, या Z39 प्रोटोकॉल जो है हमारा सर्चिंग और रिट्राइवल बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के लिए यूटिलाइज करना, ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी भेजने के लिए SMTP का यूज करना। मैं हिंदी में भी पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे पास हिंदी वाला वर्जन भी है। आप लोगों को हिंदी वाला मैं कल भेज दूंगी। और इंग्लिश भी है हमारे पास। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, यूटिलाइजिंग दैट 39.50 प्रोटोकॉल फॉर सर्चिंग एंड द रिट्राइवल बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। हमारा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो मेन, लैन और वेन को एक दूसरे से अलग बताती है? operate at high data rates, cover a city and metropolitan area, limited to a single building, uses only fiber optic cables। तो इसमें जो हमारा है कि इनको जो एक दूसरे से लैंडमैन वैन को अलग बताता है, वो ये बताता है कि उनका एरिया कवरेज, जो सिटी कवरेज है। तो कवर अ सिटी और अ मेट्रोपोलियन एरिया हमारा आंसर हो जाएगा। Fourth question, a library system required real time access to distribute digital archive across multiple branches and want to ensure high reliability, multiple communication path to avoid network bottleneck as system expand. Which topology would be most suitable? तो सीधे से क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, लेकिन पूछा ये गया है कि जब हम नेटवर्क में रुकावट, ठीक है, जो बॉटलनेक होता है, उससे बचने के लिए और रिलायबिलिटी भी हो हमारे पास, तो कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी? तो आंसर हो जाएगा हमारा मैश टोपोलॉजी। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन TCP IP विद इन इंटरनेट प्रोटोकॉल? सबसे अच्छी तरह से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बताएगा कि TCP और IP में क्या रिलेशनशिप होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि TCP मैनेज रिलायबल ट्रांसमिशन वाइल IP हैंडल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। तो हमारा सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है is migrating these email notification for overdue books from a standalone email client to a web-based email service. The following is the primary advantages of this transition. जब एक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी समय सीमा से अधिक जो उनकी जो भी ओवरड्यूज उनकी हैं, ईमेल नोटिफिकेशन को वेब बेस्ड ईमेल पर ले जा रही है, तो ये जो चेंज होगा इसका फायदा क्या होगा? Web based email services ensure offline access notification, which is essential for overdue book reminders. Then, standalone client required less frequent hardware upgrade,
Then web-based email services for sending notification. Web-based email services offer location-independent access and integration with other web tool, improving communication efficiency. तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा कि जब हम एक नॉर्मल ईमेल से माइग्रेट कर रहे हैं वेब बेस्ड ईमेल सर्विस पे, तो हमारा ये चेंज होगा. Which type of firewall examine the entire packet including the data portion for security threats? तो ये जो है आपका लेयर्स का क्वेश्चन है और इसमें हो जाएगा हमारा सेकंड वाला एप्लीकेशन लेयर. Which anti-spam method is also referred to as a blacklist method and how does it function? कैसे वर्क करेगा ये? तो इसके लिए जो है होस्ट बेस्ड फिल्टरिंग which detect and block specific domain that are known as offenders. ये हमारा जो सेकंड वाला है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा. ऑफेंडर का मतलब जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं. ठीक है. Which of the following is a key standard to consider ensuring the implementation phase of library automation? जो क्वेश्चन है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में है कि जब हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन लागू कर रहे हैं तो उनके चरणों में कौन सा चरण, ये कौन सा मानक है जिसे हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए? शेड्यूल सिस्टम बैकअप, कंसिस्टेंट कैटलॉगिंग, डेटा इंटरऑपरेटिबिलिटी और रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग. तो आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला इसमें फैक्टर है या मानक हम बात करेंगे तो डेटा इंटर ऑपरेटेबिलिटी. हाउ फार कैन library RFID tag be reads by each of the two parallel exit sensor at exit gate of a library? जो लाइब्रेरी के एग्जिट गेट होते हैं वहां पे जो हमारे RFID गेट्स लगे होते हैं उनके जो सेंसर्स हैं वो कितना क्या रीड कर सकते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है. और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, अप टू 2 फीट्स. थर्ड हमारा आंसर रहेगा. देन क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following is a key factor to consider during the planning phase for selecting material for digitizing in a library context? कौन से की फैक्टर है जब हम लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं उसी समय हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि सपोज यू आर गोइंग टू डिजिटाइज योर लाइब्रेरी, व्हाट इज द की पॉइंट और इंपॉर्टेंट फैक्टर बिफोर यू आर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट? तो ये आपको वहां पे भी हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चन. हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कंटेंट वैल्यू, डिमांड एंड द फिजिकल कंडीशन. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके कंटेंट वैल्यू क्या है. डिजिटाइजेशन इज नॉट अ इजी टास्क. बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल स्किल्स, साउंड स्टाफ, हमें सब कुछ चाहिए होता है. तो जब हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो रेयरिटी ऑफ कंटेंट, जो वैल्यू होती है आपकी कंटेंट की, आपको उसको. देन डिमांड, आपके यूजर कैसे हैं, उस कंटेंट की डिमांड कितनी है. देन फिजिकल कंडीशन, या उसकी फिजिकल कंडीशन इस टाइप की है कि उसे फिजिकली एक्सेस नहीं किया जा सकता है. इट कम्स अंडर कंटेंट रेयरिटी जो होता है कि रेयर कंडीशन में वो जा चुका है तो हमें उसे डिजिटाइज करना ही होगा. तो हमारा जो थर्ड वाला है वो इसका आंसर रहेगा आपका. देन क्वेश्चन नंबर 12. When choosing a metadata format for a digital library supporting multimedia scholarly resources, which format best support extensibility and internationalization requirement? जब आप कोई भी सपोर्ट करने वाला डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मेटाडेटा फॉर्मेट चुनते हैं तो कौन सा फॉर्मेट है ये पूछा गया है जो उसकी एक्सेसिबिलिटी, देन दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे वो फॉर्मेट सपोर्ट करता हो, ये पूछा है. तो मार्क 21, बिबटेक्स, मेटाडेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन स्कीमा और डबलिन कोर. तो हमारा आंसर हो जाएगा डबलिन कोर. देखिए जब हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाते हैं तो सबसे बेस्ट जो हमारा वर्क करता है वो
डबलिन कोर करता है। फिर है विच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज मोस्ट कॉमनली रेफरेंस्ड इन डिजिटल प्रिजर्वेशन फ्रेमवर्क फॉर ensuring interoperability एंड डेटा एक्सचेंज। ज्यादातर जो क्वेश्चन जो हैं वो इस पेपर में टेक्निकल पूछे गए हैं। OAIS ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफरेंस मॉडल, Z39.50, मार्क और डबलिन कोड, ये हमसे पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा आपका जो डिजिटल प्रिजर्वेशन फ्रेमवर्क पूछी गई है उसमें ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफरेंस मॉडल। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्टली accurately most accurately categorized the internet archive। इंटरनेट आर्काइव का सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट, उसके बारे में वर्णन कौन कर रहा है, वो स्टेटमेंट हमें बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेकंड, इट इज अ नॉन प्रॉफिट डिजिटल लाइब्रेरी डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। देखो इंटरनेट आर्काइव को हम ओपनली सभी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट है। क्या क्या आता है उसमें, डिजिटल बुक, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, आर्काइव, वेब कंटेंट। तो सबसे सही जो सटीक वर्णन है वो यहाँ पे सेकंड वाला कर रहा है। विच टाइप ऑफ कंटेंट इज कॉमनली स्टोर्ड इन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। जब आप अपने इंस्टीट्यूट की कोई रिपोजिटरी बना रहे हैं, हाँ ये 14 15 नंबर वाला, जब हम अपने ऑफिस की, अपने इंस्टीट्यूट की, पर जिस भी टाइप का ऑफिस है आप उसकी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज बना रहे हैं, तो मेनली हम क्या कवर करते हैं, तो मेनली हम जो है उस ऑफिस के, उस इंस्टीट्यूशंस के रिसर्च आर्टिकल थीसिस कवर करते हैं। तो सिंपल था क्वेश्चन, फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, which architectural approach best support scalable discovery and interoperability across heterogeneous library system, catalog, repositories, data sets, while ensuring minimal data redundancy? इसके ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, federated search issuing live queries each system at requested time, merging the result client side, direct database queries from the CMSs into each source system database using read-only connections, maintaining completely separate search interface and linking them via a common library portal page, a centralized index that harvests metadata from all systems via standardized protocols such as OAI, PMH and APIs। अब हमें ये बताना है कि कौन सा जो है हमारा सबसे ज्यादा जो अप्रोच, बेस्ट अप्रोच इनमें से कौन सी होगी। तो जो आंसर है इसका वो फोर्थ वाला है, सेंट्रलाइज इंडेक्स, एक ऐसा इंडेक्स जो सेंट्रलाइज हो और सभी तरह का मेटा डेटा हार्वेस्ट कर ले फ्रॉम ऑल सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं, वाया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ontology 2, which is the primary purpose of Prodigy। जो प्रोटीजी है इसका आपका प्राइमरी पर्पस क्या है, to query semantic data with custom language, to create, edit, visualize ontology using graphical interface, to perform automatic reasoning on a RDF graph, to store large RDF data sets as a database। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, कि टू क्रिएट, एडिट, विजुअलाइज ontologies using graphical interface। क्वेश्चन नंबर 18, when defining complex class hierarchies in RDF schema, which limitation is most significant compared to use Protege with OWL support? जो हमारी वेब लैंग्वेजेस हैं
उसके बारे में, उसको सपोर्ट करने के बारे में पूछा गया है। Inability to add labels and the comment to resource, inability to express logical class constants such as disjointness, absence of mechanism to define data type properties, lack of support for subclass relationship. हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि inability to express logical class constant such as disjointness. Our next question: which term best describe research that integrate theories and method from more than one academic discipline? Multidisciplinary research, disciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary. रिसर्च के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक से अधिक जो हमारा एकेडमिक है, अ, हमारी जो विधियां हैं या थ्योरीज, हम सिद्धांत कह सकते हैं, इन सबको एक ही जगह कलेक्टिवली जो हमारा बता सके, उन्हें इंटीग्रेट करके, तो हमारा केस टाइप का रिसर्च होगा। तो उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं, अंतर विषय अनुसंधान। थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। व्हेन कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जब आप एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट कर रहे हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए, व्हाट इज अ क्रूशियल फैक्टर अ रिसर्चर शुड कंसीडर, एक शोधकर्ता को किन महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना चाहिए? तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा पहला वाला, टू रिलेवेंस ऑफ अ प्रीवियस स्टडी टू द करंट रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। जो आपका करंट रिसर्च कॉन्टेक्स्ट है, आप जो भी माइंड में आइडिया थॉट लेकर चल रहे हैं, प्रीवियस स्टडी उससे रिलेवेंस होना चाहिए, उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21: which sampling technique is most appropriate for studying the information seeking behavior of rare manuscript user multiple countries when the population is not readily identifiable? सीधे से कि जब हम जनसंख्या को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे जो यूजर्स हैं वो किस टाइप के हैं या किस कैटेगरी में आते हैं, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सीधे से सैम्पलिंग का क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है कि हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हमें पॉपुलेशन पता ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं है, तो इसमें हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22: a library researcher is designing a study to evaluate the effectiveness of a new information literacy program. Which combination of data collection tool would best ensure both objective task competition and a subjective participant attitude are captured? आपके दोनों ही लिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ भी और व्यक्तिपरक भी। जो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को रिकॉर्ड किया गया है प्रतिभागियों का, जो भी हमारे रिस्पोंडेंट थे उनको। Linkerd skill for a session activities and the checklist for the user perception. Checklist for the session activities and the Linkerd skill for user perception. Checklist for session activities and open-ended questions for a user perceptions. Open-ended question for both session activities and user perception. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर आप थोड़ा अच्छे से रिसर्च पढ़े हैं, एमफिल पीएचडी आप कुछ कर रहे हैं, एमफिल तो खत्म हो गया है, लेकिन आपने पहले कर रखा है या आप पीएचडी कर रहे हैं आप, तो बहुत इजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करना। हमारा यहाँ हो जाएगा सेकंड।
कि चेकलिस्ट फॉर द सेशन एक्टिविटीज, जो भी हमने उनके सेशन करवाए, और लिंकर्ट स्केल पे हमने यूजर का परसेप्शन रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि हमें जो व्यक्ति परक होता है वो इजीली हम गेन कर सकते हैं वो डेटा। क्वेश्चन नंबर 23rd, a researcher want to analyze temporal citation pattern and uncover hidden trend across decade using BibExcel and the R statistics. Which approach best utilize both tool capabilities? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, use BibExcel to extract citation data, then apply time series analysis functions in R. When evaluating the findings of a research report, what should you consider? जब हम एक रिसर्च रिपोर्ट में फाइंडिंग्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो हमें क्या पॉइंट्स या हम क्या कंसीडर करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेदर द फाइंडिंग्स आर सपोर्टेड बाय द डेटा प्रेजेंटेड, ये हमारा आंसर होगा सेकंड वाला। जब आप फाइंडिंग्स को इवेल्युएट करते हैं अपनी रिसर्च में, तो सीधे से कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, क्या वो आपकी फाइंडिंग्स सपोर्ट कर रही हैं, जो आप कलेक्टिवली एक जो हम हाइपोथेसिस लेके चलते हैं स्टार्टिंग से कि हम यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से चल के यहाँ हमारी रिसर्च जाएगी, तो क्या वो आपका डेटा आपको आपने जो प्रेजेंट किया है वो सपोर्ट कर रहा है, ये उसका कंक्लूजन रहता है। A research supervisor ask a student to choose between two reference management tool, एक सुपरवाइजर ने अपने स्टूडेंट, वो जो रिसर्च स्कॉलर है, उसको कहा है कि दो जो है टूल उनमें से चूज करिए, वन विद एडवांस citation formatting but limited plagiarism detection, and another with basic citation features with integrated plagiarism checking. What is the most appropriate decision for ensuring research reporting quality? उसे इन दोनों बातों में से ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा फोर्थ वाला, सिलेक्ट द टूल विद एडवांस citation formatting and use a dedicated anti plagiarism tool separately। तो जो दोनों हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, रिसर्चर